कर रहे हैं बेटा हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो इन दिस टॉपिक जो मेन एटॉमिक प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उनके ट्रेंड्स जो हैं, दैट इज वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में स्टडी करेंगे, वेरियस फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनको हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, वो रहती हैं आपके पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड वन इज मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो सिंपल एटॉमिक प्रॉपर्टीज। सिमिलरली केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आ जाता है वैलेंस, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, मींस रिएक्टिविटी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज को। तो उससे पहले कुछ जनरल से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स होते क्या हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक ट्रेंड्स? सो पीरियोडिक ट्रेंड्स आर स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं ये दैट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल and which illustrate different aspects of certain element, including like size, electronic configuration or other electronic properties, which we discuss in this particular concept. So major periodic trends जो हैं उनमें most probable जो रहते हैं वो रहते हैं electronegativity, ionization enthalpy या ionization energy भी बोलते हैं इसको, electron affinity, atomic radius, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेटालिक रिएक्टर, नॉन मेटालिक रिएक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे आपके जो बेसिक, जो काफी हद तक एलिमेंटल पर्टिकुलर स्पीशीज को डिस्कस करते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिटेल्ड स्टडी की जाती है विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रॉपर्टीज और दीज ट्रेंड्स। सो राइज कहाँ से होते हैं? एज यू नो हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। बट जो ऑर्डर जो है अरेंजमेंट का वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सो यहाँ से क्या होता है, जो पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड the various properties of the particular element present in the modern periodic table। ठीक है, मीन्स ये periodic trends के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, केमिस्ट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इजिली प्रेडिक्ट कर सकता है बाय स्टडिंग द वेरियस ट्रेंड्स, वेरियस पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि रेपिटेशन होती है। रेपिटेशन किसकी? प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन। वेरियस प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स के बाद, सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद रिपीट होती है। तो जब एक बार पर्टिकुलर ट्रेंड को, एक पर्टिकुलर वेरिएशन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि हम पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहीं पे भी प्रेजेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इजिली स्टडी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनकी। मींस प्रेडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बिकम्स वेरी वेरी इजी इफ वी नो अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। सो दीज ट्रेंड्स एग्जिस्ट, क्यों करते हैं एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ द सिमिलर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप में अगर बात करें, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर रहती है दैट इज सिमिलर विद इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप, फैमिलीज और पीरियड्स, एंड बिकॉज ऑफ पीरियोडिक नेचर ऑफ द एलिमेंट्स ये ट्रेंड जो है ये एग्जिस्ट करता है। जैसा कि हम लोगों ने हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री की है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, तो वहां पे जितनी भी क्लासिफिकेशंस की गई हैं वो प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करके की गई है। मींस ग्रुपिंग की गई है ऐसे एलिमेंट्स की इन द सेम फैमिली विच हैव द सेम प्रॉपर्टीज। चाहे इनिशियली बात करें, प्रीवियसली जब डिस्कस किया गया था एटॉमिक मासेस के विद रिस्पेक्ट टू स्टडी किया गया था, जैसे मेनली मोस्ट सक्सेसफुल पीरियोडिक टेबल रहा था, तो उसमें भी ग्रुपिंग की गई थी डिफरेंट एलिमेंट्स की। ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुपिंग ही की गई है
कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज अराइज करते हैं या सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर फैमिली का नाम दे दिया जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम दे दिया जाता है। सिमिलरली अदर के केसेस ऐसा होता है। सो ये ट्रेंड्स एग्जिस्टेंस जो होती है इन ट्रेंड्स की, ये इसी वजह से होती है, दैट इज पीरियोडिक नेचर की वजह से होती है। पीरियोडिक नेचर किसकी? प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है जी। सो ये जो रेपिटेशन होती है इसको नाम दिया गया है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी एक्चुअली क्या है? रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ये 1 मार्क में क्वेश्चन बेटा आता होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी एंड गिव इट्स कॉज। इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पीरियोडिसिटी, गिव इट्स कॉज। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, जब जैसे कि हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो सेम रहती है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही कॉज बनता है पीरियोडिसिटी का। The properties of elements are periodic repetition of the similar electronic configuration. Similar electronic configuration of elements as atomic number increases. Previous cases में बेटा बात करें, जैसे मेंडली वगैरह के केस में बात करें, वहां पे रेपिटेशन जो हो रही थी वो विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास के विद रिस्पेक्ट टू हम स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ज्यादा सक्सेसफुल था, ठीक है, यहाँ पे जो पीरियोडिसिटी या जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी है दैट इज रेपिटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है, या रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज है, उसके पीछे जो कारण है वो है सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एक ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहती है, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल चेंज होते रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है, जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो NS1 रहती है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की, ग्रुप 2 की बात करें NS2 रहती है, इस तरह से। तो मतलब एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब तक कांस्टेंट रहेंगे तब तक प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। यही कारण है कि ग्रुप में प्रेजेंट जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। तो ये जो रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज हो रही है आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स के बाद, वो उसके पीछे कॉज क्या है? सिमिलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट, ये रहता है। सो दैट इज एटॉमिक्स प्रॉपर्टीज कौन कौन सी आती हैं इनमें? सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यहाँ पे क्या है इस केस में? एक्चुअली क्या है, एटॉमिक इज टू स्मॉल। एक पर्टिकुलर एटम जो होता है या एटॉमिक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो स्पीशी जो है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल होता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द रेडियाई और साइज ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। ठीक है, हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एटम का साइज डेफिनेटली मेजर नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं मेजर कर सकते? बिकॉज इट इज टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड। ये इतना ज्यादा स्मॉल स्पीशी होता है कि इसकी प्रेडिक्शन ही पॉसिबल नहीं होती। कहने का मतलब ये है आपके पास, ठीक है जी। तो एक वेरी वेरी स्मॉल पर्टिकुलर स्पीशी की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना डायरेक्टली इट इज डिफिकल्ट। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है जिनकी विद रिस्पेक्ट टू हम लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके ऑफ such properties of different properties of such a particular small species like atom। तो एटॉमिक रेडियस को जब डिफाइन करना है तो एटॉमिक रेडियस तो सिंपल सा होता है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट फील्ड शेल ऑफ एन एटम। ठीक है जी, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट फील्ड शेल। आउटरमोस्ट फील्ड शेल ये जरूर याद रखना है, आउटरमोस्ट फील्ड शेल जहां पे जिस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है, और यही प्रेडिक्ट करता है एटॉमिक साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, ये लास्ट वैलेंस शेल है और ये ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस शेल। तो यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। दिस इज नॉन एज एटॉमिक रेडियस। अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल पर्टिकुलर स्पीशी होता है, एटम इज टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड, सो देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है ये विद सर्टेनिटी फाइंड आउट करना डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट फिर आप ये कह सकते हो कि मेथोडोलॉजीज की गई टू डिटरमिन द एटॉमिक साइज। कहने का मतलब ये है, सो for finding the size of atom is lot more complicated than measuring the radius of a ball। जैसे
मैंने अभी आपको बताया ही है कि क्योंकि पार्टिकल का ये जो एटम वगैरह होते हैं इनका साइज ही इतना ज्यादा, मीन्स ये टू स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और इनको ऑब्जर्व ही नहीं किया जा सकता। तो ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स के केस में उनके साइज और उनकी अदर प्रॉपर्टीज को मेजर करना बिकम्स डिफिकल्ट रहता है। ठीक है जी। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फिर अल्टरनेट मेथड्स ऑप्ट करते हैं। जो साइज ऑफ एटम रहता है वो ये रहता है 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के आसपास रहता है, जो रेडियस ऑफ ए पर्टिकुलर एटम होता है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। हम लोग तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन्स डिस्कस करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। बट एक्चुअली अगर हम ये कहें कि एक ऐसी पोजीशन ढूंढनी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है एटम में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एटम में हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वो बात अलग है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी है वो एक पर्टिकुलर स्पेस में मैक्सिमम हो सकती है, दूसरे स्पेस में मिनिमम हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही ना हो। तो मतलब शार्प बाउंड्रीज नहीं होती वहां पे। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं एटम में, उनकी शार्प बाउंड्रीज नहीं होती, तो उस केस में डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। ठीक है, वो प्रिसाइज नहीं हो सकता, वहां पे प्रिसीजन नहीं हो सकती हमारे मेजरमेंट में, क्योंकि हम लोग डिफाइन कर रहे हैं द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट फिल्ड शेल। अब आउटरमोस्ट शेल फाइंड आउट करना ही हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कन्फाइंड नहीं है, वो बाउंड्री कन्फाइंड नहीं, फिक्स नहीं है बाउंड्री। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाय व्हिच द साइज ऑफ इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर्ड। हमारे पास ऐसा कोई मेथोडोलॉजी नहीं है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग एक पर्टिकुलर एटम की, इंडिविजुअल एटम की जो प्रॉपर्टी है, दैट इज एटॉमिक साइज जो है, उसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं इसकी, अप्रोक्सीमेट जिसको हम बोलते हैं। एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कर सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन एटम्स। मतलब एटम की प्रॉपर्टीज को, स्पेशली एटॉमिक साइज को डिस्कस करने के लिए हम कंबाइंड स्टेट कंसीडर करके चलते हैं, एटम्स की कंबाइंड स्टेट। तो 3 तरह के हम लोग रेडियाइज को डिस्कस करते हैं। एक होता है आपके पास कोवलेंट रेडियाई, एक होता है वॉन डेर वाल्स रेडियाई, और एक होता है मेटालिक रेडियाई। इन तीनों की टर्म्स में हम लोग एटॉमिक साइज को प्रिडिक्ट करने की जो है वो एफर्ट्स करते हैं। वन प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट is to measure the distance between two atoms when they are bound together by single bond in a covalent molecule। एक सिंपलेस्ट अप्रोच रहती है कि हमने कंबाइंड स्टेट मींस कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को कंसीडर कर लिया, दैट आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मींस कोवलेंट मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया व्हिच कंटेन टू और मोर देन टू एटम्स। अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उस केस में जो टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है फ्रॉम वन एटम टू अदर इन द कंबाइंड स्टेट में, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, एफर्ट्स करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द वैल्यू दैट इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को बाद में नाम दिया जाता है कोवलेंट रेडियस, क्योंकि ये कोवलेंटली बॉन्डेड स्पीशीज के केस में हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसकी अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो कोवलेंट रेडियस क्या है? इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट which are covalently bonded to each other by single covalent bond। वन ऑफ द एस्टिमेशन कोवलेंट रेडियस रहता है, और ये क्या होता है, इसमें हम टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स को कंसीडर करते हैं, उनके बीच का टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हैं, और उसका जो हाफ होता है, क्योंकि रेडियस की बात हो रही है, तो हाफ जो होता है, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। सिमिलर एटम्स क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर एटम का साइज लेना है। अगर डिसिमिलर एटम लेंगे तो डिसिमिलर एटम में आपका एटॉमिक साइज नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तो आ जाएगा, लेकिन एटॉमिक साइज नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। तो इसलिए हम लोग सिमिलर एटम्स के बीच की बॉन्डिंग को डिस्कस करके चलते हैं। ठीक है जी। सो हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स of any element which are covalently bonded to each other by single covalent bond is called covalent radius। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये प्रैक्टिकली जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का जो बीच का टोटल डिस्टेंस होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फ्रॉम वन क्लोरीन एटम टू अदर which are covalently bonded to with respect to each other, Cl2 मॉलिक्यूल की बात हो रही है बेटा, ये Cl2 की। ठीक है, ये Cl2 है, दो क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड के साथ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस रहता है ये 198 पिकोमीटर रहता है एज स्टडीड प्रैक्टिकली,
ठीक है, और इसका जो कोवलेंट रेडियस आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दैट इज 198 डिवाइड बाय 2, आपके पास 99 पिकोमीटर आ जाता है। क्या है ये 99 पिकोमीटर? दिस इज द कोवलेंट रेडियस, या आप ये भी कह सकते हो एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम, ये रहता है इस केस में। तो इसी तरह से हम डिफरेंट एटम्स की कंबाइंड स्टेट्स को लेकर, दैट इज जो कोवलेंटली बॉन्डेड रहते हैं, जैसे H2, Cl2, O2, N2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सभी के जो है वो एटॉमिक रेडियस मींस एटॉमिक साइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द एटॉमिक साइज बाय टेकिंग अ सिंगल एटम। हम सिंगल एटम लेकर नहीं कर सकते कभी भी, वो हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे वो प्रिसाइज नहीं होंगे, वो एक्यूरेसी वहां पे प्रेजेंट नहीं रहेगी। ठीक है जी, कारण वही जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, बिकॉज एन एटम इज टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड। एटम बहुत ज्यादा स्मॉल होता है और इसकी जो प्रेडिक्शन होती है, इसकी जो आप कह सकते हो स्टडी होती है रिगार्डिंग द इट्स प्रॉपर्टी लाइक एटॉमिक साइज को डिटर्मिनेशन मेथोडोलॉजी जो रहती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। तो इसीलिए हम लोग फिर इनको क्या करते हैं, अनदर वेज, अल्टरनेट वेज फाइंड आउट करते हैं फिर फॉर फाइंडिंग द एटॉमिक साइज। और उसमें सबसे पहले आपके पास आता है ये जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज कोवलेंट रेडियस, ये रहता है आपके पास। सिमिलरली इस तरह से आप देख सकते हो साइज ऑफ एटम, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख सकते, जैसे हम बोल रहे थे कि कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होती, अगर हम एक एटम को लेकर चले तो फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे, हर एक जगह पे प्रेजेंट है। तो ये पॉसिबल नहीं रहता प्रैक्टिकली फाइंड आउट करना कि कौन सा शेल फिल्ड है और कौन सा शेल एम्प्टी है। ठीक है, बैलेंस में। तो यही कारण है कि वहां पे रिजल्ट जो है रिगार्डिंग द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक रेडियस वो थोड़े से डाउटफुल रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं फिर ये वाला कोवलेंट साइज मेजर करते हैं कोवलेंट रेडियस की टर्म्स में। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो होते हैं उन केसेस में, जो एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन केसेस में हम एटॉमिक साइज फाइंड आउट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट रेडियस, इन टर्म्स ऑफ कोवलेंट रेडियस। तो इस तरह से ये रहता है टोटल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी, बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस क्या आ जाएगा हाफ इंटू टी, मींस जो एटम आपस में जुड़े हुए हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस आएगा वो हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आ जाएगा। ये नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस है एक साइड पे ऊपर। ठीक है, ये बीच वाला कंप्लीट आ गया। सो बॉन्डिंग एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड न्यूक्लिया। इस तरह से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज वंडर वॉल रेडियस, जो सेकंड लिया गया है। अब क्योंकि आपको पता है कि सारे के सारे एटम्स तो कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है जी, पर्टिकुलर एलिमेंट्स के केस में नेचर ऑफ एलिमेंट्स को अगर चेक करते हैं तो सारे के सारे स्पीशीज कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, ये इंडिपेंडेंट। जैसे नोबल गैसेस की बात कर लें, नोबल गैसेस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट रहती हैं उस केस में। ठीक है, तो ऐसे केसेस जहां पे मतलब जो एटम्स हैं वो आपस में फिक्स्ड नहीं रहते, मतलब बॉन्डेड नहीं रहते, विच डू नॉट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, उन केसेस में हम लोग मेजर करते हैं वंडर वॉल रेडियस। अब ये वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, ये भी हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस रहता है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बिटवीन द टू सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बट बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। जैसे O2 एंड O2, ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एक दूसरे के पास, तो जो नेबरिंग एटम्स आपस में एक दूसरे के पास वाले एटम्स होंगे उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वो लेंगे हम वंडर वॉल रेडियस। ठीक है जी, हाफ द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बिटवीन टू सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिमिलर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स नहीं बोला हुआ, टू एडजेसेंट एटम्स belonging to two neighboring molecules of same substance in the solid state is called the van der Waals radii of that atom। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इनके दोनों के जब एक दूसरे में क्लोजेस्ट अप्रोच जो रहती है, जब ये आस पास आते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो उस समय सॉलिड स्टेट में जो दो एडजेसेंट एटम्स होंगे, टू एडजेसेंट एटम, जैसे एक ये है और एक ये है, ये एडजेसेंट दोनों मॉलिक्यूल्स के, कंडीशन मॉलिक्यूल दोनों सेम एटम्स के होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले जो दो एटम है इनके बीच का जो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये वंडर वॉल डायमीटर है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला।
ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वो होगा आपका पास वंडर वॉल रेडियस कहते हैं, हम उसको वंडर वॉल रेडियस बोलते हैं। ये हाफ जो होगा इसका, ये आप देख सकते हो, ये मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज वंडर वॉल रेडियस, ठीक है जी। और थर्ड आपके पास आता है नेक्स्ट वन मेटालिक रेडियस। ये मेटालिक क्रिस्टल के केस में होता है, मेटल एटम्स के केस में। एक मेटालिक क्रिस्टल में टू एडजेसेंट मेटल एटम जो प्रेजेंट होते हैं उनके बीच का हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो रहता है उसको हम मेटालिक रेडियस बोलते हैं। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स, याद रखना है मेटल एटम्स की बात हो रही है, इन अ क्लोज्ड पैक्ड लैटिस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड इट्स मेटालिक रेडियस। जैसे द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स के बीच की, सॉलिड कॉपर में 256 पिकोमीटर रहता है उसके, तो इसका जो मेटालिक रेडियस आएगा कॉपर का वो कितना आ जाएगा 128 पिकोमीटर आ जाएगा। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है मेटालिक रेडियस की। ये दो मेटल क्लोजेस्ट जो मेटल एटम्स होंगे इन द क्रैक क्रिस्टल, ठीक है जी। इस तरह से आप मान लीजिए ये आपका क्रिस्टल है, ऐसे ये क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे ये मेटल एटम्स प्रेजेंट है, ये मेटल एटम्स हैं सारे ऐसे। तो टू एडजेसेंट मेटल एटम, जैसे ये वाला मेटल एटम हो गया और ये वाला हो गया, इसके बीच का ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा इसका जो हाफ होगा, ये हाफ, ये आएगा आपके पास मेटालिक रेडियस। दिस ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग किस तरह से इसको डिटरमिन करें। तो ये तीन मेथोडोलॉजीज प्रोवाइड करवाई गई थी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस फॉर डिफरेंट एटम्स। अब इन तीनों केसेस में सबसे इजीएस्ट जो रहता है फाइंड आउट करना वो रहता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट भी यही रहता है। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि कोवेलेंट रेडियस जो रहता है इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच का ये डिस्टेंस रहता है हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, समझ रहे हो, जिसकी वजह से ये इजीएस्ट भी रहता है। इजीएस्ट क्यों, क्योंकि एटम्स हिलते डुलते नहीं है, वो कोवेलेंटली बॉन्डेड रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी मेजरमेंट रहती है एक्सपेरिमेंट के दौरान वो इजी रहती है उस केस में, ठीक है जी। तो यही कारण है कि कोवेलेंट रेडियस जो है वो इजीएस्ट टू फाइंड है। सेकेंडली स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एटम एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ आपस में अटैच्ड हुए पड़े हैं, ठीक है, टोटली एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ साथ अटैच्ड हुए पड़े हैं, तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट भी रहता है। तो यही कारण है कि जो स्ट्रेंथ रहती है इनकी, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ इन द ईज विद व्हिच द पर्टिकुलर रेडियस कैन बी फाइंड, दैट इज सबसे पहले जो सबसे छोटा रहता है दैट इज कोवेलेंट रेडियस, ठीक है जी, और सबसे इजीएस्ट टू फाइंड भी रहता है क्योंकि फिक्स्ड रहता है ये। वंडर वॉल रेडियस के केस में जो स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है जी, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ एंड ईज विद व्हिच अ पर्टिकुलर रेडियस कैन बी फाइंड, वंडर वॉल रेडियस लार्जेस्ट रहता है, सबसे बड़ा रहता है, क्योंकि नॉन बॉन्डेड एटम्स में प्रेजेंट रहता है, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स में, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। कारण डिफिकल्टी का क्या है कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के हैं, वो बॉन्डेड नहीं है, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो रेगुलरली चेंज कर सकते हैं, शफलिंग होती रहती है उस केस में, तो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फाइंड, वंडर वॉल रेडियस रहता है। लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट रहता है, ये सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ जो एटॉमिक साइज वंडर वॉल रेडियस होता है अमंग ऑल द थ्री, ये सबसे बड़ा होता है, और मेटालिक रेडियस इन बिटवीन रहता है, क्योंकि मेटालिक रेडियस के केस में मेटालिक क्रिस्टल लैटिस को लेकर चलते हैं, जहां पे एटम्स जो रहते हैं, एटम्स की पोजीशन जो रहती है वो फिक्स्ड रहती है, तो ये इस तरह से वेरिएशन करती है। सबसे इजीएस्ट टू फाइंड कोवेलेंट रेडियस, सबसे स्मॉलेस्ट भी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है, उससे बड़ा होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे बड़ा होता है वंडर वॉल रेडियस, आपका सबसे जो लार्जर साइज रहता है। इसकी जो वेरिएशन रहती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में साइज की, तो एटॉमिक साइज जब हम पीरियड में वेरी करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। कारण इसके पीछे क्या है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल रहता है, एज वी ऑलरेडी स्टडी, शेल नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, तो शेल नंबर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहे हैं सेम शेल में,
ठीक है। सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड अप होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता जाता है, और उसकी वजह से जो साइज ऑफ द एटम है वो कॉम्पैक्ट एंड कॉम्पैक्ट होता जाता है, मतलब स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से जनरल ट्रेंड जो बनता है, द एटॉमिक साइज जनरली क्या करता है, डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, द नेट चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, resulting in increased attraction of electron to the nucleus and hence the size decreases। जब हम वर्टिकल कॉलम की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम क्या होता जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल रहता है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल वो डोमिनेट कर जाता है ओवर द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो नंबर ऑफ शेल्स है वो ज्यादा स्पीड से इंक्रीज करते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन रहता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो हेंस जो साइज है, जब हम टॉप टू बॉटम वेरी करते हैं विद इन द ग्रुप, तो साइज इंक्रीज करता जाता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर एज डिसेंडिंग द ग्रुप, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता जाता है। So this happens because the inner energy levels are filled with electrons, which serves to shield the outer electrons from the pull of the nucleus, and consequently the size of atom increases as reflected in the atomic radius। inner shell electron जो रहते हैं वो एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड भी करते जाते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करना चाहिए वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क में, व्हाई एटॉमिक साइज डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से, ये आपका जनरल सा रहता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, दिस इज द केस। उसके बाद आयनिक रेडियस होता है। आयनिक रेडियस इफेक्टिव डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू which it has an influence on its electron cloud। means to say, कहने का मतलब है ये नेट डिस्टेंस रहता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू विच इट मेक्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जहां तक ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, वो वाला डिस्टेंस रहता है ये, the effective distance from the center of the nucleus of an ion up to which it has an influence on its electron cloud। जहां तक वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर फुली इन्फ्लुएंस डालेगा, वो जो टोटल डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियस। इस केस में ये दो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज cation is smaller than anion and cation is smaller than its parent atom whereas anion is larger than its parent atom। तो इसमें सिंपल सी बात है बेटा, ध्यान से सुन लेना आप लोगों ने, जो कटायन होता है, कटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड एज द पर्टिकुलर एटम या एज द पर्टिकुलर स्पीशीज लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, गोज हाईली इंक्रीज्ड, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है उस केस में। जैसे ही एक पर्टिकुलर स्पीशी जो है, न्यूट्रल स्पीशी जो है, वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहता है, दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो बहुत ज्यादा बढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है। यही कारण है कि कटायन का साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है देन इट्स पेरेंट एटम। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ वेरी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट एक्ट्स ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में अगर मान लीजिए एक एटम है और एक आयन है, दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी होगा उसका साइज हमेशा स्मॉलर होगा, क्योंकि वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो ग्रेटर रहता है। दूसरी बात, जब हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, एनायन कैसे बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इससे दो कंडीशन डेवलप होती हैं, एक कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, हो सकता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर जाएं, और एज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, साइज ऑलवेज इंक्रीजेस, जैसे जैसे शेल इंक्रीज करते हैं साइज इंक्रीज करता जाता है। दूसरी जो मोस्ट एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना रहता है वो रहता है कि ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो लिटिल बिट डिक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस की वजह से, जिसकी वजह से ओवरऑल साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है इन केस ऑफ एनायन के केस में। ठीक है जी, तो यही कारण है कि जो कैटायंस होते हैं दे आर स्मॉलर बट एनायंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट एटम्स। ठीक है, इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में आपने सिंपल सा फिनोमेना याद रखना है, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज, greater the positive charge smaller will be the size and greater the negative charge larger will be the size। जैसे इस केस में O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव में देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज होगा वो Mg2 पॉजिटिव का होगा और सबसे लार्जेस्ट साइज होगा वो O2 नेगेटिव का होगा। ठीक है, कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपली the cation with the greater positive charge will have smaller radius because of greater attraction of the electron towards the nucleus. So anion with greater negative charge will have the larger radius. So net repulsion of the electron will outweigh the nuclear charge. मतलब ओवरऑल इफेक्ट जो रहता है वो सारे का सारा बेटा जी किसका रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का रहता है। तो साइज ऑफ द एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम, क्योंकि एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन वुड रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्शन, जैसा कि मैंने बताया ही है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस क्रिएट हो जाती हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज, दैट इज फर्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई। इसका जनरल ट्रेंड क्या रहता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो ये है आपके पास, इसको आपने ध्यान से अच्छी तरह से एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना है थोरोली।